1998 में जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने यही बोला था कि मुबारक हो आपके घर में लड़की हुई है। वहाँ मैं खुल के किसी को ये नहीं बोल पाता था कि नहीं, आप जो मुझे बता रहे हो ना, वो आप गलत बता रहे हो। जिस शरीर में मैंने अपने आप को देखा था, वो शरीर तो डेवलप हो ही नहीं रहा था और वो मेरे पापा के पास गए, उन्होंने बताया कि आपकी बेटी हिजड़ों के साथ घूम रही है। जहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं दुआ किस चीज़ की करूँ? क्या मैं दुआ इस चीज़ की करूँ कि भगवान पापा को उठा ले? जुलाई 2017 में मैंने अपना फर्स्ट इंजेक्शन लिया था, फर्स्ट एसिड शॉट लिया था और उसको लेने के बाद किन्नर या हिजड़े ना तो मर्द होते हैं ना ही औरत। ये एक ऐसा समुदाय है, माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है और इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। दरअसल किन्नरों की एक अलग ही दुनिया होती है जिसके बारे में ज़्यादा बातें बाहर नहीं आती। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्य से बिल्कुल अलग है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है। आम तौर पर हम देखते हैं और सुनते हैं कि कुछ लड़के जो पैदा तो लड़के होते हैं, लेकिन उनके बढ़ने के बाद उनकी आदतें लड़कियों वाली होती है। उन्हें लड़की की तरह कपड़े पहनना, बिंदी, चूड़ी, सजना संवरना पसंद होता है। इनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका भी लड़कियों की तरह होता है। लेकिन आज हम जिस किन्नर की बात कर रहे हैं वो इनसे अलग है, जो पैदा तो लड़की हुई लेकिन उसका दिल और दिमाग, आत्मा लड़के की तरह तरह सोचता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपने हमेशा किन्नर, हिजड़ा इन सब के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी ट्रांस मैन के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसे समाज में जहाँ पर लड़कियों को हमेशा बंद करके रखा जाता है? या फिर जहाँ पे आपने ये देखा होगा कि लड़कियों को हमेशा ये बोला जाता है, उनकी एक बाउंड्री सेट की जाती है कि आपको कम पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ़ किचन में काम करना है, आपको ज़्यादा नहीं बोलना या फिर आपको अगर आप बाहर सोसाइटी में हो, तो आपको खुल के नहीं हँसना, आपको पूरे कपड़े पहनने हैं। उसी समाज में अगर एक लड़की बाहर निकल के आए और ये बोले कि जो मेरा शरीर है, वो अलग है, लेकिन मेरा जो जेंडर है, मेरी जो आत्मा है, वो लड़कों वाली है। कि मैं जिस शरीर में पैदा हुआ हूँ, वो बेशक लड़कियों वाला है, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फ़ील करता हूँ अंदर से, जो आपने जो नाम दिया है मुझे, मैं उस नाम से बिलॉन्ग नहीं करता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहुल शर्मा है। मैं अपने आप को एज़ अ ट्रांस मैन आइडेंटिफ़ाई करता हूँ। मेरे प्रोनाउन हैं ही, हिम, हिज़। अब आपको लगा होगा कि ट्रांस मैन कौन होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांस मैन वो लोग होते हैं, जिनका सेक्स जब वो पैदा होते हैं फीमेल होता है, लेकिन उनका जेंडर मेल होता है। मतलब उनका दिमाग जो फ़ंक्शन करता है, उनकी जो सोल होती है, वो लड़कों वाली होती है। मेरे ही घर में आज से 1998 में जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने यही बोला था कि मुबारक हो आपके घर में लड़की हुई है और मेरी फैमिली खुश हो गई थी कि चलो लड़की हुई है। खुश भी हो गई थी, कहीं न कहीं उनको चिंता भी था, इस चीज़ का कि लड़की है तो शादी करनी है, दहेज इकट्ठा करना है या ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने 6 से लेके 10 तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है और 6 से लेके 10 तक मैंने हमेशा लड़कियों के कपड़े पहने हैं। लाइक जब मैं स्कूल जाता था तो मैंने स्कर्ट और शर्ट पहन के मैं घर से निकलता था। या स्कूल में जब मुझे बोलते थे असेंबली में सबके सामने खड़ा करके कि लड़कियाँ हमेशा पैर बंद करके खड़ी होती हैं, लड़कियों के बाल लंबे होते हैं और तुम एक लड़की हो। वहाँ मैं खुल के किसी को ये नहीं बोल पाता था कि नहीं, आप जो मुझे बता रहे हो ना, वो आप गलत बता रहे हो। लेकिन जो मुझे इंटरनली फ़ील होता है वो अलग फ़ील होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे ये बोले कि चल ठीक है, आज बता तेरे दिल में क्या है? क्योंकि उनकी शक्ल से लगता था कि मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ जो उनका बर्ताव मेरे साथ होता था। जब एक टाइम आता है ना जब आपकी प्यूबर्टी आती है, आपको पीरियड्स आते हैं, उस टाइम पे मेरे शरीर में जो चेंजेज़ हो रहे थे, उससे ज़्यादा चेंजेज़ मेरे दिमाग में हो रहे थे। क्योंकि मैंने अपने आप को जिस शरीर में मैंने अपने आप को देखा था, वो शरीर तो डेवलप हो ही नहीं रहा था। वो शरीर जो डेवलप हो रहा था वो एक लड़कियों वाला हो रहा था। बॉडी के सर्टेन पार्ट्स ग्रो कर रहे थे और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो शरीर है, ये तो शरीर लड़कों वाला नहीं है। क्योंकि मैंने तो हमेशा अपने आप को सिर्फ़ मिरर में एक लड़का देखा है, जो हैंडसम सा है, अच्छा है, टॉल है और अच्छा दिखता है, जिसकी दाढ़ी है, जिसकी मूंछ है, जिसकी आवाज़ हैवी है। लेकिन जो शरीर में चेंजेज़ हुए थे, वो तो बिल्कुल अलग अपोज़िट थे। सर्टेन पार्ट्स ग्रो अप कर रहे थे, आवाज़ बहुत पतली थी, जिससे लोग मुझे जज करते थे। तो आप सोचो कि उस एक इंसान के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, वो एक टाइम, जिस टाइम पे लोग अपनी प्यूबर्टी को, अपनी लाइफ़ में चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। जब उनके चेंजेज़ आते हैं, तो उनके ज़्यादा दोस्त बनते हैं। जब मेरे क्लास में या मेरे स्कूल में लोगों के ज़्यादा दोस्त थे, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। वहाँ मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था कि तेरा आज दिन कैसा गया? या कोई मेरे पास ये नहीं था मैं जिसको कॉल करके बोल सकूँ कि यार आज उस एक इंसान ने मुझे गलत नज़रों से देखा है। या आज टीचर ने स्कूल में फिर से मुझे वही सब चीज़ें बोली हैं, कि मैं आज ऐसे खड़ा था और टीचर ने बोला पैर बंद करके खड़े हो। कि मैं किसी को बता सकूँ कि आज पीटीएम हुई थी। पापा को बुला के बाकी सारे पेरेंट्स के सामने टीचर ने यही बोला कि आपकी लड़की को मेंटली प्रॉब्लम है। तब उसके बाद मैंने देखा सत्यमेव जयते में कि संडे का दिन था, सत्यमेव जयते आया और मैंने देखा कि वहाँ पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक एपिसोड आया है। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि यस, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ढूँढ रहा था लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा था इस सवाल का। और उस सवाल का जवाब दिया उस स्क्रीन के पार जो एक इंसान बैठा था गज़ल ढालीवाल ने। जब मुझे पता लगा कि जेंडर अफ़र्मेशन सर्जरी पॉसिबल है, कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने शरीर को अपने दिमाग से मैच कर सकता हूँ।
मैं अपने सेक्स को अपने जेंडर से मैच कर सकता हूँ। उस जो स्क्रीन के उस पार जो इंसान बैठा था, उसने मुझे बताया कि हाँ, तू अकेला नहीं है। क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे भगवान दे रहा है, या मैंने कुछ ऐसा गलत किया है मेरे पिछले जन्म में, इसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, तो आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा। मुझे भी ऐसा लगा था। बट स्क्रीन के उस पार जब उस इंसान ने बैठा और उस इंसान ने मुझे बताया कि नहीं, उस इंसान को देख के मुझे लगा कि हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बीमारी मुझे नहीं है, बीमारी सोसाइटी को है। सोसाइटी वो नहीं देख पा रही है जो मैं फ़ील करता हूँ, तो प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम सोसाइटी में है। मैंने चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। सत्यमेव जयते दिन में 2 बार आता था और सुबह मैंने देखा और मैं बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए, क्योंकि सामने एक इंसान है, लाइव एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि हम अक्सर मोटिवेट तभी होते हैं जब हमारी जैसी ज़िंदगी किसी और ने जी हो। मुझे भी ऐसे लगा था। शाम को पापा आए, पापा को मैंने बैठाया, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे डेली हमेशा की तरह, हर संडे, और उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लुक दिया, तुम्हें भी करना है? और मैं घबरा गया था। मैंने कहा नहीं, 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 नहीं पापा, मुझे नहीं करना। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इंसान हैं। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से हैं और सब रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। हमें हर इंसान को इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट तो हर एक इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में। पापा ने कहा हाँ ठीक है। फाइनली जाके एक इंसान मुझे मिला, अभिनव अहर, और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया। मैं उनसे जब मिलने गया ना, तब मैंने देखा कि मुझ जैसे वहाँ पर 10-15 लोग और हैं। तब मुझे पता लगा कि ट्रांस मैन कौन होते हैं। तब मुझे पता लगा कि डिफ़रेंस है लेस्बियन और ट्रांस मैन में। तब मुझे पता लगा कि नहीं मुकुल, ये तेरी अकेले की जर्नी नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं। पहली बार ऐसा लगा मुझे वहाँ जाके कि यहाँ पर मैं वो हूँ जो मैं अंदर से फ़ील करता हूँ। पहली बार मुझे पता लगा कि मुझे ना प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बी योरसेल्फ, बी माई सेल्फ हो सकता हूँ। मैं यहाँ पे वो हो सकता हूँ जो मैंने सपनों में अपने आप को देखा है। मैं यहाँ पे वो हूँ जो मैंने मिरर में अपने आप को देखा है। वहाँ पर मेरे फ़ादर के एक फ्रेंड थे जिन्होंने वो पोस्ट देखी और वो मेरे पापा के पास गए। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी हिजड़ों के साथ घूम रही है। आपकी बेटी किन्नर के साथ घूम रही है। वो गलत ट्रैक पे जा रही है। उसको घर बुला के उसका उसको समझाओ कि कहीं वो उनके जैसे ना बन जाए। पापा ने मुझे कॉल किया। पापा ने बोला कि कहाँ हो? मैंने कहा पापा मैंने आपको बताया था कि मैं दोस्त के साथ इवेंट में आया हूँ। पापा कह रहे अभी के अभी घर आओ। मैंने कहा टाइम लगेगा। पहली बार उनकी आवाज़ में ना ऐसा लगा कि उनकी आवाज़ में मुझे खुद से डर लगने लगा। कि यार ये क्या बोल रहे हैं? पापा ने कभी इतनी तेज़ आवाज़ में बात नहीं, इतने गुस्से में कभी बात नहीं की। मैं घर गया, मैंने कहा ठीक है पापा, मैं पहुँच रहा हूँ आधे घंटे में। मैं घर गया। घर जाके जिस इंसान ने, मेरे फ़ादर ने कभी मुझसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं की थी, कभी मुझसे उन्होंने गलत तरीके से बात नहीं की, कभी उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ़ में पूछा नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने घर में कदम रखा, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और मेरे को खींच के थप्पड़ मारा। उन्होंने पोस्ट दिखाई कि ये क्या है? मैंने पापा मैं आपको बताने वाला था कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। वहाँ से फिर वो चीज़ वो स्टार्ट हुई। मतलब मोबाइल ले लिया पापा ने मेरा, घर से निकलना बंद कर दिया। लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि इसका ध्यान रखना, ये कहीं आएगी जाएगी नहीं। कोई मिलने आए तो मना कर देना, वो नहीं है यहाँ पर, दादी क्या है, बुआ क्या है, कहीं भी है। मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी मेरे पास। लेकिन फाइनली 1.5 साल बाद पापा माने, पापा ने बोला, मैंने पापा को बोला, मैं पापा एक काम करते हैं। मतलब उन 1.5 साल में ऐसा भी हुआ है कि पापा और मैं साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे से। आँखों-आँखों में उनको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे जो समझाना चाह रहे थे, वो मैं समझना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो मैं था ही नहीं। मैं जो उनको समझाना चाह रहा था, वो किसी डर की वजह से नहीं समझ सकते थे। एक दिन ऐसा आया कि फाइनली पापा ने बोला कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? मैं पापा डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अगर डॉक्टर ने बोला मेरी जान को खतरा है, तो हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। पापा ने बोला प्रॉमिस? मैंने कहा प्रॉमिस। पापा को लेके गया मैं डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, एंड उस साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट था, कोई अफ़र्मेटिव था, और उसने 1 घंटा मुझसे बात किया, 2 घंटे पापा से बात की। पापा बाहर निकल के आए तो पापा ने बोला कि ठीक है, फाइनली तुम कर लो स्टार्ट, लेकिन तुम लोगों से मिलोगे नहीं, तुम रिलेटिव से नहीं मिलोगे, उनको मैं बताऊँगा तुम्हारी सर्जरी के बाद। जुलाई 2017 में मैंने अपना फर्स्ट इंजेक्शन लिया था, फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन का शॉट लिया था, और उसको लेने के बाद मैं 7वें आसमान पे था। मुझे लगा यस! अब मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई है। मतलब उस दौरान में ऐसा था कि मैं अपने आप को जो सोचता था ना मिरर में, वो मैं देख पा रहा था। मतलब मैं डेली सुबह उठ के जब भी मैं इंजेक्शन लेता था और मैं डेली सुबह उठ के देखता था, मैंने कहा अच्छा, अब तो मेरी मूंछें भी आ रही है, मेरी दाढ़ी भी आ रही है, मेरी आवाज़ हैवी हो रही है, मेरी शक्ल बदल रही है, मेरे शरीर का स्ट्रक्चर बदल रहा है अब। अब लोग मुझे मेरी आवाज़ से जज नहीं करेंगे। अब लोग, मैं किसी को कॉल करूँगा तो लोग मुझे मैडम नहीं बोलेंगे, अब मुझे लोग सर भी बोलना स्टार्ट करेंगे। और पापा और मैं अक्सर इस चीज़ों को डिस्कस करते थे। पापा बोलते थे कि अच्छा तुम्हारी अब दाढ़ी भी, अच्छा इससे दाढ़ी भी आ जाती है? अच्छा इससे मूंछ भी आ जाती है? अरे वाह! तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई बिल्कुल। अभी 1 महीने पहले तुम्हारी शक्ल ऐसी थी, अब वैसी हो गई। पापा कह रहे ये तो साइंस इतनी भी आगे थी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सिर्फ़ सुना था। और पापा और मैं जो जो वो 1.5 साल का जो गैप था ना पापा और मेरे बीच में, वो गैप भरना स्टार्ट हो गया। मतलब अब पापा और लोगों को प्राउडली बताते थे कि मेरे पास 2 बेटे हैं।
जहाँ पापा लोगों को बोलते थे कि मेरे पास एक बेटी और बेटा है, वहाँ पापा प्राउडली बताते थे कि नहीं, मेरे पास अब 2 बेटे हैं। पापा ने मुझे लड़कों की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। पापा ने मुझे बेटा बोलना स्टार्ट कर दिया, जहाँ वो पहले बेटी बोलते थे। जो एक गैप था ना, वो गैप भरना स्टार्ट हो गया। और अक्सर पापा और मैं यू नो मतलब गूगल में बैठ के सर्च करते थे कौन से डॉक्टर्स हैं। पापा मुझसे बोले ठीक है, तुम डॉक्टर से बात करके आओ, हम डिसाइड करते हैं कैसे सर्जरी होगी, कहाँ सर्जरी होगी, कितने पैसे लगेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे तो अगले साल तक हम लोग जोड़ पाएंगे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि पापा ने मुझे उठाया नहीं था, मैं लंच नहीं बना पाया था उनका। अब वो चुपचाप चले गए थे कि बेटा उठ जा, मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक है, आप जाऊँ ओके। तो पापा अपने ऑफिस से निकल रहे थे, स्ट्रीट पे चल रहे थे, तो थ्री व्हीलर ने आया, उनको हिट किया, वो स्ट्रीट पोल से टकराया, उनका स्पाइनल को डेड हो गया था ऑन द स्पॉट। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो मैं उनसे कुछ बात नहीं कर पाया था, बिकॉज़ उनका जो ब्रेन हेमरेज हुआ था, ब्रेन ने फंक्शन काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, सिर्फ़ उनकी हार्ट बीट चल रही थी। डॉक्टर ने मुझे आके बोला कि अगर 48 आवर्स ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बच जाएँगे, लेकिन 99.9% चांसेज़ है कि कोमा में चले जाएँगे। तो अब दुआ करो कि ना बचें, क्योंकि कोमा में गए तो दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं एक ऐसे टाइम पे था कि जहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं दुआ किस चीज़ की करूँ? क्या मैं दुआ इस चीज़ की करूँ कि भगवान पापा को उठा ले? या मैं दुआ इस चीज़ की करूँ कि वो बच जाएँ? क्योंकि जब इंसान कोमा में होता है ना, तो आपको भी नहीं पता वो कितने साल तक कोमा में है। मैंने जैसे बोला, मैंने कहा जो बेस्ट हो वो करना। और 26 दिसंबर 2017 में पापा का एक्सीडेंट हुआ था। 28 दिसंबर 2017 मॉर्निंग में ठीक 8 बजे वो एक्सपायर हो गए थे। और जब वो एक्सपायर हुए तो उसके बाद मेरा वो जो सर्कल था ना, जहाँ मैं पहले था ना, वहीं आके खड़ा हो गया। रीज़न कि पापा चले गए, रिलेटिव्स को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उनसे कट ऑफ था। मैंने आपको बताया कि मैंने 6 से लेके 10 तक रिलेटिव्स को पता नहीं था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने आपको बताया मैंने 6 से लेके 10 तक गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, और मैंने 11th-12th नहीं की है, क्योंकि ड्रेस कोड। इंडिया में अक्सर ऐसे होता है ना कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि आपको यही ड्रेस कोड फॉलो करना है। अगर आपको नहीं फॉलो कर सकते तो आपको ड्रॉप कर लेना है। बीइंग अ ट्रांस पर्सन, आप सोच सकते हो मेरे लिए जितना डिफ़िकल्ट ये था ना कि मैं 6 से लेके 10 तक वो स्कर्ट पहन के उस रोड पे चलना, और 10 लोगों की नज़रों को डेली मेरे से ऊपर से नीचे तक देखना। वहाँ पर मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि मैं सूट सलवार पहनकर स्कूल जा रहा हूँ। क्योंकि 11th-12th में अच्छी खासी आपकी एज, आपकी प्यूबर्टी बहुत अच्छी इस तरीके से आपकी लाइफ में आ जाती है, आपको हिट करनी स्टार्ट कर देती है, आपकी बॉडी में अच्छे खासे चेंजेस हो जाते हैं। वहाँ मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि मैं सूट सलवार पहनकर उसी रोड पे चल रहा हूँ, जहाँ पर मेरी बॉडी में चेंजेस कुछ और है, मैं दिखा कुछ और रहा हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इट्स बेटर, क्योंकि वो डेली-डेली मरने से बेहतर है कि मैं एक बार में ना छोड़ दूँ पढ़ाई। मैं 11th-12th नहीं की है, सिर्फ़ 10th तक पढ़ाई की है। पापा के एक्सपायर होने के बाद फिर ये लगा कि यार अब मुझे जॉब कौन देगा? अब मुझे जॉब कौन देगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा अप्लाई करने? क्योंकि 11th-12th मैंने की नहीं है, ग्रेजुएशन मैंने की है, क्योंकि कॉलेज तो आप तभी कर पाओगे ना, जब आपने 11th-12th की होगी। और क्या ही किसी को फ़र्क पड़ता है कि आपने पढ़ाई की हो या ना की हो, क्योंकि इस समाज में यहाँ पर किसी को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका दिल क्या है, आपका दिमाग क्या है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो जैसी हैं, आपको वही फ़ॉलो करनी पड़ेगी। जो नॉर्म्स बनाए हैं सोसाइटी ने, जो नॉर्म्स इस देश में हैं, आपको वही नॉर्म्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं फ़ॉलो करोगे तो आपको बायकॉट कर दिया जाएगा। आपको समाज से अलग उठा के फेंक दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा आपको समाज से। वही चीज़ें मेरे साथ हुई। क्योंकि मैं किसी भी स्कूल में जाता और मैं उनको बोलता कि नहीं, मुझे सूट सलवार नहीं पहनने हैं, मुझे सिर्फ़ पैंट और शर्ट पहननी है, मुझे स्कूल से एडमिशन नहीं मिला। और अगर मैं किसी भी कॉलेज में जाके ये बोलता कि मेरे को अपने डैड नेम, जो कि मेरा मेघा शर्मा था, उससे मुझे डिग्री नहीं करनी है, मुझे मोहुल शर्मा से डिग्री करनी है, एडमिशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। उनके लिए तो ये था कि ये लोग कभी पढ़ नहीं सकते, और मेरी लाइफ़ में ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपनी लाइफ़ में पढ़ाई करूँ। मुझे 11th-12th करनी थी, मुझे मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, मुझे रेगुलर कॉलेज में आना था, मुझे भी स्कूल कॉलेज की लाइफ़ जीनी थी। मुझे भी देखना था कि मैं भी वो ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ। मुझे भी था कि मैं पोस्ट ग्रेड करना है मुझे। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे लाइफ़ में पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी जॉब करनी है, कि जहाँ पर मैं मुझे सिर्फ़ ये बोला जाए कि ठीक है, तो मोहूल है तो मोहूल ही है। लेकिन हम इस समाज में, हम इस देश में, जहाँ पर हमें ये सब चीज़ों नहीं है, हमसे ये सब चीज़ें छीन ली गई हैं। जब फादर एक्सपायर हुए तब मेरा भाई 6th क्लास में था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। पढ़ाई मैंने पूरी की नहीं थी, 10th पास आउट था। उसके बाद जाके फिर वही इंसान, जिस इंसान ने मेरे को कम्युनिटी के बारे में बताया था, अभिनव अय्यर। अभिनव माँ ने मुझे ललित के बारे में बताया कि ललित ग्रुप ऑफ होटल है और आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके रिज़्यूमे दो, अपना इंटरव्यू दो, वो एलजीबीटीक्यू फ्रेंडली है। मैंने कहा ठीक है। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे लिए जो रेस्टोरेंट होता है, वो गली के बाहर जो रेस्टोरेंट होता है, मेरे लिए वही रेस्टोरेंट है। मैंने 5 स्टार के कभी नाम भी नहीं सुने थे। मुझे नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट कोई कोर्स भी होता है। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े-बड़े होटल भी होते हैं। बट जब मैं उस होटल में एंट्री हुई मेरी, जब मैं वहाँ एंट्री किया, मैं एचआर में गया, मैंने अपना रिज़्यूमे दिया, उन्होंने मुझसे 2 चीज़ पूछी, आपका प्रेफर्ड नाम क्या है? आपका प्रोनाउन क्या है? मैंने उनको बताया कि मेरा प्रेफर्ड नाम है मोहुल शर्मा, प्रोनाउन के बारे में मुझे पता नहीं था।
क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें वैल्यू नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हो मैं आपको क्या एड्रेस करूँ? मैंने कहा लड़कों की तरह आप एड्रेस करो। 1.5 घंटे मेरा इंटरव्यू चला। उस 1.5 घंटे में एक बार भी उन्होंने मुझे मिसजेंडर नहीं किया। उन्होंने मुझे ये फ़ील नहीं करवाया कि मैं कुछ और हूँ, मेरा शरीर कुछ और है या मैं दिखता कुछ और हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए हैं, आप ट्रांस हो, आप ट्रांस मैन हो, ये बात हमारे एचआर में ही रहेगी कॉन्फिडेंशियल। ये बात आपके कोलीग तक नहीं पहुँचेगी। जहाँ आप जाओगे वहाँ पर आप एज़ अ बॉय ही जाओगे, जहाँ पर आप चीज़ें करोगे वहाँ पर आप एज़ अ बॉय ही करोगे। चाहे फिर आप फ्रंट ऑफ द हाउस रहो, चाहे फिर आप गेस्ट से मिलने जाओ, या फिर आपका लॉकर हो, या फिर आपका नेम बैज हो, या फिर आपका आईडी कार्ड हो, वो सब आपको आपके प्रेफर्ड नेम से ही मिलेगा। और तब मुझे लगा कि फाइनली जो सपना मैंने देखा था ना कि मैं पढ़ाई करके या मैं अच्छी कंपनी में नौकरी करूँगा एज़ अ बॉय, एज़ अ मोहुल शर्मा, एज़ अ मेल, वो सपना पूरा हो गया था। मैंने ललित ग्रुप ऑफ होटल जॉइन किया दिल्ली में। ललित ने मेरे इंटरव्यू दिलवाए और धीरे-धीरे करके जब मेरे इंटरव्यूज़ निकल के आने स्टार्ट हुए, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, लिव मिंट में और अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में आने स्टार्ट हुए, तब मेरे कलीग्स को पता लगा कि मैं ट्रांस हूँ। उन्होंने सिर्फ़ आके मुझे एक ही चीज़ बोली कि हमारे लिए मैटर नहीं करता कि तू क्या है, तू कौन है, तेरा जेंडर क्या है, तेरा सेक्स क्या है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तू छोटा बच्चा है और बच्चा ही रहेगा। फिर धीरे-धीरे करके ललित की पॉलिसीज़ के बारे में मुझे पता लगा। जैसे कि मैंने 2018 में ललित जॉइन किया था और जो मेरी सर्जरीज़ हैं, वो इंश्योरेंस में कवर हुई हैं, ललित के थ्रू। उनकी पॉलिसीज़ है कि आपको अगर अपनी जीएएस करवानी है, तो वो आपको इंश्योरेंस के थ्रू हो पाएँगी और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी पॉलिसीज़ है। तो आप ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो सर्जरी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी जो नॉर्मल सर्जरीज़ हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस है कॉर्पोरेट के अलावा, जो हम पर्सनल लेवल पे करवा पाते हैं, उसमें कवर नहीं है। अगर उसमें कवर हो जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को करवा सकते हैं, क्योंकि पूरे ट्रांज़िशन करवाने में आपको 10 से 15 लाख का खर्चा आता है और एक नॉर्मल और एक कॉमन इंसान इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर ये चीज़ इंश्योरेंस में कवर अप हो जाए, तो आज जितने लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों की वजह से पीछे हटते हैं, वो लोग आगे आ जाएँगे। वो लोग अपनी ज़िंदगी जी पाएँगे और ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है और ज़्यादा विज़िबिलिटी हो सकती है। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो। आप जिस भी तरीके से हो, आप जो भी हो, आप खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं हूँ ऐसा। मुझे खुद को मंज़ूर है। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ ऐसा। मुझे खुद से प्यार है। जितने लोग आपके साथ ज़िंदगी में हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा कभी इतनी जल्दी मेरे को छोड़ के चले जाएँगे। या मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जो 5 साल पुराने फ्रेंड्स हैं या 6 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा साथ रहेंगे। नहीं है वो साथ में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आज अपने साथ खुद से खड़ा हूँ, अपने शरीर में खड़ा हूँ। वक़्त लगा है लेकिन चीज़ें बदलेंगी, वक़्त लगेगा। वो कहते हैं ना कि रातों-रात महल तैयार नहीं होता, उसको भी सालों लगते हैं तैयार होने में। आपको खुद को भी खुद से मिलने में रात नहीं लगेगी। यहाँ एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। वो हैरी पॉटर की छड़ी नहीं होगी कि वो ऐसे घुमाओगे वो आपको मिल जाएगा, नहीं। वक़्त लगेगा चीज़ों को समझने में, एक्सेप्ट करने में, आपको समझने में, उस चीज़ से निकलने में। हार कहीं मत मानना। और एक चीज़ मैं आपको कहना कहना चाहता हूँ कि सुनो, कोई तुम पे गर्व करे या ना करे, तुम खुद पे गर्व करना। अभी सपने देखो, खूब देखो, सही समय आने पे उनको जीना। अभी तकलीफ़ में हूँ, जानता हूँ, एक दिन सब सही होगा ये भी मानता हूँ। सुनो, कोई तुम पे गर्व करे ना करे, तुम खुद पे गर्व करना। प्राउड योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। आप जो हो, आप वही रहो। बदलने की ज़रूरत है तो दुनिया को, हमें नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही दुनिया को एक्सेप्ट करना है तो करेगा, नहीं करना तो हम तो खुद में हैं।